स्नैक्स के बारे में। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के बाद उन्होंने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अपने घोषित किए, क्योंकि लिस्टिंग की वजह से घोषित नहीं किए थे। कंपनी ने तीसरी तिमाही में काफ़ी कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। साल दर साल देखें तो आमदनी तो फ्लैट है, लेकिन मुनाफे में 44% की कमज़ोरी। वहीं बीते 9 महीने का अगर हालचाल देखें तो कंपनी का मुनाफा 14% गिरा है। और ये नतीजे कई सारे सवाल प्रश्न पैदा करते हैं मन में। इसी बातचीत करेंगे। कंपनी के सीएमडी बिपिन हदवानी हमारे साथ हैं। बिपिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे थोड़ा कमज़ोर रहे सर, और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें मार्जिन भी आपका 3-6% करीब गिर गया है। क्या रीज़न क्या था सर ऐसे नतीजों की? तरह एक्सप्लेन करिए सर। मार्जिन में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कमोडिटी होती है, और अगले साल से ये जो चना है वो चना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और केजी 8 से 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो वो हिसाब से थोड़ा मार्जिन हमारा अपर नीचे रहता है, और सभी कमोडिटी अप डाउन होती है। वैसे हम हमारा सेलिंग प्राइस को अप डाउन नहीं करते। मेजर जो इफेक्ट आती है तो ही हम उसमें इफेक्ट देते हैं। लेकिन बिपिन जी, इतना इफेक्ट कैसे आ गया? आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। नहीं, ज्यादा काफी तो नहीं गिरा है क्या। ये जो बेसन की वजह से, और हमारा अगले साल में ये जो ग्रोथ नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट उसकी वजह से भी कम है। तो क्यों नहीं था? और ये करंट ईयर में हम ये सेल्स का जो हमने सीनियर लेवल पे नहीं बिपिन जी, हम दो चीज समझाइए। एक तो आपने कहा ग्रोथ नहीं था, ग्रोथ क्यों नहीं था? दूसरा, बेसन के दाम बढ़ रहे हैं। कंपनी जो नमकीन बनाती है उसका मेन इनपुट इंग्रेडिएंट जो है बेसन है। गाठिया वगैरह ये सब चीज़ें बनाती है जो वेस्टर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर होते हैं। तो ये बेसन के दाम कितने बढ़ गए कि एकदम से आपका प्रॉफिट श्रिंक कर गया, मार्जिन एकदम श्रिंक कर गया, और आपने दाम क्यों नहीं बढ़ाए? इतने हाई लेवल पे नहीं बढ़े हैं। 7-8 रुपये का इसमें इफेक्ट आया है, तो हम इसमें दाम में इतना प्लस माइनस नहीं करते। और ये जो हम दो भाई थे साथ में, वो स्प्लिट हुए, तो उसने उसका खुद का कंपनी बनाया, तो वो सेल्स का दिख रहे थे। तो हम सेल्स को अभी हमको हैंड ओवर हुआ है, और हम उसको सुधार कर रहे हैं और नए नए बंदे ला रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगले 2 साल में ग्रोथ नहीं था, अब ये साल में ग्रोथ आ जाएगा और ट्रैक पे आ चुकी है अब। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी सेल्स का जो जिम्मा था जिनके पास, वो चले गए हैं, तो अब पूरी नई सेल्स टीम आप लगा रहे हैं, वो इसलिए लग चुकी लग चुकी है? है। यस। तो काम नहीं कर रही क्या ठीक से? नहीं, सीधी पहले दिन से ही सेल बढ़ोतरी हो जाती, वैसा तो नहीं होता है ना। अरे कितने कितने दिन पहले लगाया नई सेल्स को, टीम को काम पे? डिस्ट्रीब्यूटर को समझने में, मार्केट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम अरे तो की वो पुराने चावल होंगे दादा, पहले तो कहीं बेचते ही रहे होंगे वो। ये सब ऐसा थोड़ी एकदम स्कूल से ले आए आप। वो सब नमकीन वाला ही नहीं होता है ना। दूसरी हाँ। कोई प्रोडक्ट की कंपनी होती, इसमें से आता है, तो उसको प्रोडक्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसका तो कोड अच्छा, क्या ये है। चूंकि अब इशू आपका स्ट्रक्चरल है, सेल्स का इशू खड़ा हो गया है, तो जिन टच पॉइंट्स पे आप अपना माल बेचते थे वहां भी अब दिक्कत आएगी आपको डीलर लेवल पे? नहीं नहीं, वो डीलर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। डीलर तो हमारा वही का वही डीलर है, और डीलर को जो सेल्स में बंदा होता है वो इधर उधर होता है, तो उसको थोड़ा बंदा लाने में टाइम लगा होता है, वो ही लगा है, और वो सब तो सेट हो गया है। 5 साल से आप जो है अच्छा खासा 14-15% मार्जिन ला रहे थे, अब की बचा है 10। तो ये एक नहीं, चिंता की बात है। अगले 2-3 साल पहले जो मार्जिन था ना, उससे तो अभी बेहतर ही मार्जिन है। तो अभी आपके क्या प्लान्स हैं, कैसे इसको करेंगे? विज्ञापन बढ़ाएंगे क्या? एड विज्ञापन पे हाँ, खर्चा करेंगे खूब? हमने मार्केटिंग में स्केर्सक्रो एजेंसी जो है, वो कंपनी को हमने हायर किया है।
हाँ। और मार्केटिंग में भी हम खर्चा बढ़ाएंगे और सेल्स का भी हम अदर स्टेट में सभी जगह हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम बढ़ा रहे हैं, सेल्स की टीम भी बढ़ा रहे हैं। तो आपने अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है, एडवर्टीजमेंट खूब करेंगे, सेल्स टीम नहीं रख रहे तो तनख्वाहें उनकी बढ़ेंगी, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो फिर कैसे आप ये मेंटेन करेंगे मार्जिन? तो उसमें मेंटेन वैसे करेंगे कि हमारी पहले जो लोन थी वो सब पे हो चुकी है, तो उसका हमको कोई इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट नहीं कितना भरने का बचता है। है उससे, कितना बचा? लोन पूरा निकल गया तो अभी कितना आपका जो इंटरेस्ट भरते थे वो कितना बचता है? अगले 1-2 साल में जो भी इंटरेस्ट था वो अभी कुछ नहीं भरने का रहेगा, और हमारा ये सोलर पावर और विंड फार्म का भी जनरेशन होगा, वो भी अच्छा खर्चा विपिन जी, भी। ये बताइए कि जितना आपकी सेल्स होती है उसका कितने परसेंट आप ऐड में खर्च करने वाले हैं? उसका हम का ये 1.5 से 2% हम इसमें खर्च करने का प्लानिंग किया है। पहले कितना करते थे? पहले एकदम नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे क्योंकि वैसी हाँ, कोई तो 1.5-2% तो खर्चा आपने वैसे ही बढ़ा लिया। और जो लोग नए सेल्स टीम भर्ती किए उनके भी खर्चे काफ़ी बढ़ रहे होंगे। हाँ, तो उसके हिसाब हेड से एक्सपेंसेस बढ़ ये गए ना आपके? नहीं, तो सेल्स भी बढ़ेगा तो वो खर्चा इतना परसेंटेज वाइज इतना नहीं बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो इसमें से सर्वाइवल होगा। कितना और बढ़ेगा ज्यादा सेल्स? अच्छा आप ये बताओ, अभी चौथा क्वार्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब गाइडेंस तो जी आप पता नहीं दे पाओगे कि नहीं पाओगे, क्योंकि साइलेंट पीरियड भी हो सकता है आपका। कैसा गया ये जनवरी से मार्च तक, कैसा गया? नहीं, वो तो सब है ना, हमारा सीएफओ सब आंकड़ा बता सकता है। जी। मुझे तो नमकीन का तो मैं जानकारी रखता हूँ, तो उसकी क्वालिटी के बारे में वो सब मुझे पता रहता है। कुछ नया और उसके लॉन्च करने की तैयारी है क्या? नए प्रोडक्ट कुछ? नया प्रोडक्ट बहुत हमारे पास एग्जिस्टिंग में है। हमने लास्ट 2 ईयर में 30 से 40 प्रोडक्ट नया ऐड किया है। उसका हम फोकस करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी हमारा और आगे काम हम कर रहे हैं। हम्म। तो आप और और हमारा जो वेस्टर्न रेलवे में भी हमको अप्रूवल मिल गया है, और सेंट्रल रेलवे में भी अप्रूवल मिल गया है, तो उसमें उसमें क्या भी हम करेंगे? वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे में क्या करेंगे आप? इसमें हमारा सेल करेंगे हम, उसके परमिशन लेनी पड़ती है, वो हमको और मिल जो गई है। स्टेशन पे बिकता है वो वाला? हाँ, ये वाला, हाँ, तो और जैसे इसमें वो हम ऐसे लच्छे के लच्छे टंगे रहते हैं वो, हाँ, चिप्स और फाफड़ा वगैरह के ना, छेड़ा वेड़ा के जैसे टंगे, वैसे आपके भी टंगे रहेंगे? वैसे टेंगे रहते हैं ना, वैसा हमको वेस्टर्न में चालू हो गया है और अरे सेंट्रल वाह। में भी हो जाएगा, तो उसका हमको सेल एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके विपिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सेल्स वाला झंझट था वो खत्म हो जाएगा और जी नई टीम बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएगी और आपको खुश करेगी, और हम लोग निवेशक के तौर पर फिर आपसे मिलेंगे Q4 के जी, नतीजों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जी। तो ये थे गोपाल स्नैक्स, जो भी रिसेंट लिस्टिंग हुई। कंपनी की एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, जो पहले सेल्स देखते थे वो चले गए, तो नई टीम पूरी आई, तो थोड़ा इसकी वजह से मार्जिन पे भी इम्पैक्ट है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है नए, लेकिन प्रयास कंपनी कर रही है। स्टॉक 2.25% नीचे है, नतीजे चूंकि काफ़ी कमज़ोर थे। लेकिन अब बातचीत करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। रिजल्ट्स आने वाले हैं और उससे पहले बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं, और क्या है पूरी स्थिति, इन सब पे चर्चा होगी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट दयानंद वैद्य से। दयानंद जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा कि जो तमाम कंपनियां, यानी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छे बिजनेस अपडेट्स दे रही हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों को देखने को पड़ी है। अगर HDFC हटा दें तो 12-13% की ग्रोथ उसमें भी देखने को मिली है। आपने अब तक अपना असेसमेंट बनाया ज़रूर होगा, कैसा लग रहा है आपको बैंकिंग सेक्टर इस वक्त डिपॉजिट और लोन ग्रोथ के टर्म्स में? गुड आफ्टरनून। सो जो प्रोविजनल नंबर्स आए हैं Q4 जनरली भी एक काफ़ी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है अगर क्रेडिट ग्रोथ देखा जाए तो। लास्ट क्वार्टर हमने बहुत बात की थी कि डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्लगिश रहा है, और वो इम्प्रूव करने के लिए और क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन करने के लिए डिपॉजिट मोमेंटम पिकअप होना बहुत ज़रूरी था। तो Q4 में जो प्रोविजनल अपडेट्स आए हैं जो बैंक्स ने इशू करे हैं, उनमें से लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ तो पिकअप हुआ है। इवन HDFC बैंक का भी देखें तो 7.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है। तो
यहाँ से हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर्स तो बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कम स्कोप है फॉर यील्ड इम्प्रूवमेंट, और कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो ट्रेजेक्टरी है वो अपवर्ड ही रहेगा यहाँ से। बट अदरवाइज क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जी, ये बताइए, चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये जो FY24 की ग्रोथ थी डिपॉजिट की 7-8 सालों की हाईएस्ट पे है, यानी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज वाले बैंक्स हैं उन्होंने खूब पैसा गार्नर कर लिया है। और क्रेडिट ग्रोथ भी जो लास्ट एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें 14% अगले साल भी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझाइए कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई ट्वीकिंग तो हुई नहीं है सेंट्रल बैंक की ओर से, लेकिन दरें थोड़ी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या जो हाई डिपॉजिट ग्रोथ फ्रेंचाइज बैंक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा? यहाँ से कॉस्ट ऑफ फंड्स तो डेफिनेटली बढ़ सकता है, और टीडीज जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ ड्राइव कर रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स तो यहाँ से डेफिनेटली बढ़ेगा, और वो एक चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए अगर आप देखें इवन डिपॉजिट्स में तो टीडीज बेटर ग्रो कर रही है वर्सेस कासा। हमने ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के कासा डिपॉजिट्स श्रिंक होते हुए देखे हैं इन द लास्ट एक साल में। तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर रहता है कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ नहीं बढ़ता है यहाँ से, तो बैंक्स को कंपटीशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ रेट्स भी, तभी जाके उन्हें उनका जो क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम है वो भी सस्टेन करा सकते हैं। एक चीज़ और समझाइए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं फूड क्रेडिट ग्रोथ 12% करीब डाउन है, नॉन फूड क्रेडिट ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो ओवरऑल में इसीलिए ऊपर दिख रही है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि जो बहुत, चूँकि टीडीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, अगर वो बहुत हाई डिपॉजिट ग्रोथ लेके आप बैठेंगे और आगे जाते हुए रेट में नरमी आती है, तब फिर कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं उसमें अगर हाई कॉस्ट पे टर्म डिपॉजिट्स लिए जा रहे हैं रादर की डिमांड डिपॉजिट के, तो आगे जाते हुए अगर ब्याज दरें नरम हो रही, जो कि संभावना है, तो फिर उन बैंकों में कैसे मार्जिन को मैनेज करेंगे? या फिर लॉन्ग टर्म में मार्जिन पे कोई असर ही नहीं पड़ता भले ही रेट कहीं भी जाए? नहीं, अगर यहाँ से रेट कट भी होता है तो भी बैंक्स एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर हम देख सकते हैं कि मार्जिन पे तो इफेक्ट पड़ेगा, और मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना हमें लग रही है। सो हाई डिपॉजिट, अभी तो हाई रेट्स की वजह से ही टीडीज आ रहे हैं, वो शायद थोड़ा टुवर्ड्स कासा ग्रेजुअली शिफ्ट हम देख सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ये है मेरा कि हमने देखा कि पिछले समय कंजम्पशन वाले लोन, कंज्यूमर लोन बहुत ज़्यादा दिए बैंकों ने, तो बैंक एनबीएफसी को देते थे, एनबीएफसी खूब कंज्यूमर लोन बांटते थे, और उसकी वजह से रिस्क बढ़ता गया, तो आरबीआई ने उसमें एक रिस्क वेटेज लगा दिया। तो अब कंजम्पशन लोन को स्लो करने की जो कोशिश आरबीआई ने की है, इसके साथ ही एआईएफ इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आरबीआई ने ये कहा कि बैंक उनको, मतलब अगर किसी बैंक से किसी ने एआईएफ को फंडिंग की तो वो ऐसे किसी बोरोवर से लोन नहीं दे सकता जिसमें ऑलरेडी वो बैंक की ट्रांजैक्शन चल रही हैं। तो इससे तो स्लो डाउन होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रेडिट ग्रोथ अब बल्क लेंडिंग की तरफ या कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ शिफ्ट होगी, या ओवरऑल नीचे आएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग अभी उतनी पिकअप हो नहीं रही है? जी, कॉर्पोरेट लेंडिंग अभी भी बहुत स्लो है पिकअप होने में। आज भी बैंक्स बहुत कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं टू लेंड जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स में है। तो रिस्क वेट अभी भी हाई है, लेकिन अनसिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है ये क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में, वो तो बट उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा ऑन ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ ऐसा नहीं लग रहा है। जो अदर सेगमेंट्स है, जो रिटेल सेगमेंट्स है अदर देन अनसिक्योर्ड, वो अभी भी उनका क्रेडिट डिमांड काफी स्ट्रांग है, और वो अभी भी यहाँ से ग्रोथ अच्छा आ सकता है बैंक्स के लिए। ओके, अच्छा, तो अभी हम नतीजों के संदर्भ में देखें तो बिजनेस अपडेट देख के आपको क्या लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक में किसके ज़्यादा अच्छे नतीजे आने की संभावना है?
प्राइवेट बैंक्स में हमें लग रहा है कि मार्जिन कंप्रेशन तो बना रहेगा 5 टू 15 बेसिस पॉइंट्स के बीच में। अक्रॉस बैंक्स हम देख सकते हैं कि मार्जिन कंप्रेशन आएगा। पीएसयू बैंक्स बेटर प्लेस्ड लगते हैं इन टर्म्स ऑफ सीडी रेशो वर्सेस जो प्राइवेट बैंक्स है। वहां पे हमारे जो कवरेज में है एसबीआई और बीओबी वो फ्लैटिश टू वेरी मार्जिनल निम कंप्रेशन देख सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एटलीस्ट पीएसयू बेटर प्लेस लग रहे हैं Q4 से की नज़र से अगर हम देखें तो नहीं तो फिर ये वो वाली पहले मैंने आपसे एक बार पूछा था कि पीएसयूज़ के सामने जो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट ले रहे हैं ये आगे चैलेंजेस उनके सामने रहेंगे क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ाते जा रहे हैं वो लगातार। नहीं, उन्हें जितना प्राइवेट बैंक्स को ज़रूरत है उनका प्राइवेट बैंक्स का सीडी रेशो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है और लास्ट क्वार्टर भी आरबीआई ने बोला है कि सीडी रेशो एक बैलेंस्ड लेवल पे आना चाहिए जो 75 टू 80% है। तो पीएसयू बैंक्स ये लेवल के काफ़ी नज़दीक है वर्सेस प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स को डिपॉजिट अक्रीशन का नीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओके चलो ये तो क्या बैंकिंग स्पेसिफिक बात। अब आप थोड़ा जनरल मुझे समझाइए कि क्या चल रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में, कहाँ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, कहाँ थोड़ा स्लो डाउन आप लोग देख रहे हैं? ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ देखें तो एसएमई सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट जो है वही ग्रो कर रहा है। बैंक्स थोड़ा स्लो जाएंगे बट सर्टन बैंक्स ऐसे भी है जो गिने चुने बैंक्स हैं जो अभी भी स्लो डाउन करने के नहीं देख रहे। वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करेंगे अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, लेकिन वो अभी भी परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडिंग टू टोटल पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इन कॉशियस वे जाएगा। डिपॉजिट अभी भी फोकस में रहेगा क्योंकि वो एक फैक्टर है जो बैंक्स के लिए क्रेडिट ग्रोथ भी डिटरमाइन कर सकता है या फिर मार्जिन पे कैसे हिट लेते हैं बैंक्स वो भी एक डिटरमाइन कर सकता है। असेट क्वालिटी की बात करें अगर हम तो इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये वरिसम ट्रेंड्स नहीं है। डेफिनेटली थोड़े पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रेस दिखता है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट के हिसाब अगर क्रेडिट कॉस्ट देखें तो वो अभी भी नॉर्मलाइज लेवल्स पे ही रहेगा, कोई ज़्यादा प्रेशर आते हुए हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ आपने अभी कही कि कंजम्पशन रिटेल वाली और एनबीएफसी में एसएमई की ज़्यादा लोनिंग हो रही है, क्या अभी भी अनसिक्योर्ड लोनिंग ज़्यादा हो रही है डिस्पाइट कि आरबीआई ने इतना वेटेज बढ़ा रखा है? नहीं, फिर वो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा स्लो डाउन या मॉडरेशन हो सकता है। वो कंप्लीटली वेरी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है मे बी स्मॉलर टिकट साइज लोन्स जहाँ पे बैंक्स को स्ट्रेस दिख रहा है वो वहाँ पे थोड़ा डिसेलरेट कर सकते हैं लोन ग्रोथ का मोमेंटम। ओके क्या आपने ये भी एक ट्रेंड देखा कि एयूएम को रीफाइनेंस किया जा रहा है इसलिए एयूएम की ग्रोथ हमको ओवरऑल बढ़िया दिखती है, फ्रेश लोनिंग कम है? क्या ये भी एक ट्रेंड हो रहा है कि जो रीफाइनेंस कर रहे हैं, रीलोनिंग कर रहे हैं पुराने लोन की, इस वजह से एयूएम की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है बट एक्चुअली फ्रेश लोन्स कम है, ऐसा दिख रहा है आपको या नहीं है? फिलहाल हमने ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा है। जो बहुत सारे एनबीएफसीज और रिटेल जो कंजम्पशन लोन में है, क्या वहाँ पे ये ट्रेंड देखना आपने कि रीफाइनेंसिंग कर देते हैं वो? जो हमारे कवरेज में स्टॉक्स हैं हमने ऐसा फिलहाल तो कोई ट्रेंड देखा नहीं है। ओके अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आपकी टॉप पिक कौन सी है बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में पूरे? बैंकिंग सेक्टर में हमें फिलहाल एचडीएफसी बैंक पसंद आता है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, यहाँ से डिपॉजिट ग्रोथ भी पिकअप होता है तो इट शुड बी पॉजिटिव फॉर द बैंक। और मर्जर सिनर्जीज जैसे देखते जाएंगे हम, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखता जाएगा हमें एचडीएफसी बैंक में और आरओए इंप्रूवमेंट जो एक की लीवर है, दोनों निम एंड आरओए इंप्रूवमेंट जो री रेटिंग के लिए ट्रिगर्स है वो इंप्रूव होता जाएगा ओवर द मीडियम टर्म, ऐसा हमें लग रहा है। परफेक्ट, तो एचडीएफसी टॉप पिक है एचडीएफसी एक्सेस सिक्योरिटीज़ की और उसके लॉजिक भी मैं हमने समझाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था बैंकिंग सेक्टर का हाल कि इस समय क्या चल रहा है और रिजल्ट्स के संदर्भ में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। टॉप पिक एचडीएफसी बैंक। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट।